वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त माइंड ब्लोइंग उड़िया मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है 4 वॉल्यूम 1। ये मूवी रिसेंटली आओ NXT पर रिलीज हुई। उसी तरह एक एंथोलॉजी बेस्ड मूवी है। इस मूवी में ओवरऑल से 4 अलग अलग कहानियां हैं और सच में भाई साहब ये कहानियां कहां से शुरू होती है और कहां पे जाके एंड होती है, इट्स माइंड ब्लोइंग, गेस भी नहीं कर सकते। मतलब हर कहानी के अंदर एक जबरदस्त ट्विस्ट है। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। चैप्टर 1 द एनिमल। कहानी की शुरुआत में ही एक गांव के जंगल को दिखाया जाता है और इस गांव का नाम है कंडापाड़ा। शाम के वक्त जब हस्बैंड और वाइफ अपनी बाइक पर इस जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं, एक अनजान बंदा इन दोनों पर हमला कर देता है। उस औरत के साथ बहुत ही ब्रूटली RIP करता है और फाइनली उसे भी मार देता है। दूसरे दिन शहर में यही न्यूज चलती रहती है कि कंडापाड़ा में एक और दर्दनाक हादसा हुआ। हस्बैंड और वाइफ की हत्या हो गई। हत्या करने वाले ने बहुत ही ब्रूटली हत्या की, लेकिन पुलिस के पास अभी भी इसकी कोई लीड नहीं है। खैर दूसरे दिन एक बंदा अपनी TVS स्कूटर लेकर उसी जंगल के रास्ते से गुजरते रहता है ओडिशा के गाने गाते हुए। मूवी में इसका नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन मैं इसका नाम रखूंगा प्रवीण। वहीं दूसरी तरफ उसी रास्ते पर एक बंदे की बाइक खराब हो जाती है। वो बंदा अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करते रहता है, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती। वो अपनी गाड़ी से उतरकर आते जाते लोगों से लिफ्ट मांगते रहता है, लेकिन जंगल का इलाका होने की वजह से कोई भी इसको लिफ्ट नहीं दे रहा होता। मूवी में इसका नाम भी बताया नहीं गया, मैं इसका नाम रखूंगा शाम, क्योंकि शाम का वक्त है। खैर जब प्रवीण उसी रास्ते से गुजर रहा होता है, श्याम प्रवीण को रोक लेता है और उसे कहने लगता है कि मेरी बाइक खराब हो चुकी है, क्या यहाँ पर आसपास कोई मैकेनिक शॉप है। प्रवीण कहने लगता है ये सब तो जंगल का इलाका है, यहाँ कोई मैकेनिक शॉप नहीं, वो तो जंगल के बाहर ही है। शाम कहने लगता है क्या आप मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर दोगे। तो प्रवीण शाम को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। जर्नी के वक्त प्रवीण उड़िया के गाने गाते रहता है और उसी तरह शाम से बहुत उटपटांग से सवाल करते रहता है। इसकी हरकत ही कुछ अजीब की होती है। प्रवीण शाम से कहने लगता है कि कोई भी नया बंदा इस जंगल के रास्ते को अपनाता नहीं, क्योंकि इस जंगल में खूंखार जानवर रहते हैं। क्या तुमने कल की न्यूज पढ़ी? इसी जंगल में कल पति पत्नी की हत्या हो गई, और वो भी बहुत ही ब्रूटल तरीके से। क्या तुम्हें पता है कि ऐसी हैवानियत कहाँ से आती है? मीट खाने से। क्या तुमने कभी गोश्त खाया? अच्छा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? शाम कहने लगता है नहीं। दोबारा प्रवीण पूछने लगता है क्या तुम किसी औरत के साथ रात बिताए हो? शाम कहने लगता है अरे बाबा नहीं, आप फिजूल की बातें बंद करके प्लीज गाड़ी चलाइए। तभी शाम प्रवीण के शर्ट के पीछे कुछ खून के धब्बों को देखता है, इसके बारे में पूछने लगता है। प्रवीण कहने लगता है क्या तुम खून देख के डर गए? पता नहीं, इंसान भी बहुत अजीब है। जब वही खून हमारे बॉडी के अंदर होता है तो उससे नहीं डरता, जब वही खून बॉडी के बाहर आ जाए तो उससे डरने लगता है। और एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि प्रवीण चिकन मारने का काम करता है। इसी जर्नी के दौरान प्रवीण को सुसु आती है। वो गाड़ी साइड में रुकाकर जंगल की तरफ जाता है सुसु करने के लिए। प्रवीण जाने के बाद शाम प्रवीण के गाड़ी के बैग में एक चाकू को देखता है। शाम उस चाकू को लेकर धीरे धीरे प्रवीण की तरफ आगे बढ़ता है और जब प्रवीण सुसु कर रहा होता है, बहुत ही ब्रूटल तरीके से शाम प्रवीण को मार देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। बाद में प्रवीण शाम की लाश को और जंगल के अंदर ले जाता है। उसके बाद शाम प्रवीण की वो गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगता है। इसी दौरान बैकग्राउंड में ये न्यूज चलती रहती है कि दोबारा कंडापाड़ा में एक और हत्या हुई। पुलिस इसकी जांच कर रही है। दिन ब दिन क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। वहाँ पर पुलिस को एक कदम उठाना चाहिए। खैर उसी जंगल के रास्ते पर एक बंदे की गाड़ी खराब हो चुकी होती है। वो बंदा लिफ्ट के लिए वेट करता रहता है। तभी इस बंदे के पास शाम वो TVS गाड़ी लेकर वहाँ पर आता है। इस तरह से ये कहानी यहाँ पर दी एंड होती है। एक्चुअली ये नहीं, दोबारा कंटिन्यू होगी। खैर चैप्टर 2 पैराडॉक्स। कहानी की शुरुआत में ही एक लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम है दिव्या और एक रिपोर्टर है। और एक्चुअली ये कहानी ब्लैक एंड व्हाइट में ही चलती रहती है, सिवाय एक कलर के। वो कलर क्या है आगे आपको दिखेगा। फिलहाल दिव्या एक डॉक्टर के पास आती है एक पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन ये डॉक्टर इंफॉर्मेशन देने से मना कर देता है। दिव्या कहने लगती है कि डॉक्टर ये किसी जिंदगी और मौत का सवाल है। सो बाद में वो डॉक्टर दिव्या को अपने पेशेंट का एड्रेस वगैरह बताता है और दिव्या से ये भी कहने लगता है। दिव्या हालांकि वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा पेंटर है, लेकिन बी केयरफुल, वो नॉर्मल पर्सन नहीं है। बाहर आने के बाद दिव्या उसी बंदे को कॉल करती है, मिलने के लिए बोलती है। वो बंदा दिव्या को अपने घर आने की परमिशन दे देता है। थोड़ी देर बाद दिव्या इस बंदे के घर आती है। इसका नाम है वीरेन। दिव्या घर के अंदर आने के बाद कहने लगती है चलिए सर, क्या हम स्टार्ट करें? कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे आप अपनी कहानी को? वीरेन कहने लगता है मेरी कहानी क्यों,
मतलब यहाँ पर वीरेन का कैरेक्टर भी बहुत अजीब का होता है। वीरेन कहने लगता है, क्या मैं आपकी कहानी को जान सकता हूँ? दिव्या कहने लगती है, यहाँ पर मेरी कहानी इम्पोर्टेंट नहीं है सर, मैं आपके लिए आई हूँ, आपकी कहानी को जानने के लिए आई हूँ। वीरेन कहने लगता है कि मेरी स्टोरी में क्यों इंटरेस्ट दिखा रही हो? दिव्या कहने लगती है, कुछ दिनों से आप अपने घर से बाहर नहीं निकले, आप अपने डॉक्टर के पास भी नहीं गए। वीरेन कहने लगता है, क्योंकि मेरी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता, उस डॉक्टर के पास भी मेरी बीमारी का इलाज नहीं। दिव्या पूछने लगती है, क्या कलर ब्लाइंडनेस? वीरेन कहने लगता है, नहीं वो नहीं, मेरी प्रॉब्लम कुछ और है और तुम उस चैप्टर का हिस्सा बनने वाली हो। ऐसा कहते हुए वीरेन दिव्या को कुछ पेंटिंग्स के बारे में बताने लगता है। इसी बात में वीरेन दिव्या को अपने साथ घटी एक इंसिडेंट को बताने लगता है कि एक दिन प्रकाश नाम का एक बंदा वीरेन के पास आया। प्रकाश ने वीरेन को एक प्रोजेक्ट दिया होता है, पेंटिंग ड्रॉ करने का प्रोजेक्ट। जब प्रकाश वीरेन की उस पेंटिंग को देखता है तो प्रकाश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वीरेन को गालियां देने लगता है कि तुम इस पेंटिंग को अपने जी में रख लो, अगर तुम इस पेंटिंग को एग्जीबिशन में डालना चाहते हो तो मेरा एक काम करो, ये देखो ये है मेरी वाइफ, परसों इसका बर्थडे है, तुम इसकी एक अच्छी सी पेंटिंग ड्रॉ करके मुझे सेंड करो, मैं बाद में तुम्हारी पेंटिंग के बारे में सोचूंगा। सो दूसरे दिन वीरेन प्रकाश के घर एक पार्सल भेजता है। जब प्रकाश उस पार्सल को ओपन करता है तो उसमें इसकी बीवी की पेंटिंग तो होती ही है, लेकिन खून में लथपथ। दिव्या पूछने लगती है, उसके बाद क्या हुआ? वीरेन कहने लगता है कि दूसरे दिन उसकी वाइफ 4th फ्लोर से नीचे जंप लगाकर सुसाइड कर लिया। प्रकाश समझ रहा था कि ये मेरी गलती है, मेरे ऊपर ब्लेम कर रहा था। यह सुनने के बाद दिव्या कहने लगती है, शायद आप दुनिया के सामने आकर ये सारी चीजें बोलनी चाहिए। वीरेन कहने लगता है, नहीं मैं नहीं बोलूंगा, किसी न किसी दिन मेरी पेंटिंग से ही बोलेंगे। उसके बाद वीरेन दिव्या से कहने लगता है कि कुछ दिनों से मैं एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, एक नई पेंटिंग, वो एक खूबसूरत लड़की की पेंटिंग है। दिव्या पूछने लगती है कि कौन है वो? वीरेन कहने लगता है, पहले वो स्ट्रेंजर थी लेकिन अब फ्रेंड बन गई। दिव्या कहने लगती है, क्या मैं उस पेंटिंग को देख सकती हूँ? वीरेन कहने लगता है, नहीं अभी काम खत्म नहीं हुआ। दिव्या पूछने लगती है कि किसकी है वो पेंटिंग? वीरेन कहने लगता है, दिव्या क्या तुम कॉफी लोगी या चाय? दिव्या कॉफी बोलती है। वीरेन कॉफी बनाने के लिए किचन में जाता है तो दिव्या बैठी बैठी अकेली बोर फील होने लगती है। वो वीरेन के पेंटिंग वाले कमरे में जाती है। उस कमरे में वीरेन एक पेंटिंग के ऊपर कपड़ा ढक के रखा होता है। दिव्या की क्यूरियोसिटी पैदा होने लगती है। दिव्या उस पेंटिंग को से वो कपड़ा हटा देती है। उसे देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उस पेंटिंग में खुद दिव्या होती है और वो भी मरी हुई दिव्या। तभी दिव्या के पीछे वीरेन आता है। यहाँ पर ये सीन कट होता है। दूसरे सीन में हम दिव्या को ही देखते हैं जो जमीन पर पड़ी होती है, उसी पोज में जैसा वीरेन ने अपनी पेंटिंग में ड्रॉ किया था। उसके बाद वीरेन अपने फेस पर लाल मास्क पहनकर दिव्या के पास आता है और अपने जेब से ब्रश निकालकर दिव्या के गले के पास जो ब्लड होता है वो निकालकर अपनी पेंटिंग को कंटिन्यू करता है। इस होल कहानी में अगर आप देखें तो सारी की सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट होती है सिवाय रेड कलर के। इस तरह से यह कहानी भी एंड होती है। चैप्टर 3 शैडो। कहानी की शुरुआत में ही एक लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम है माया, जो फिलहाल अपने डॉक्टर के पास आती है और अपने डॉक्टर से ये कहने लगती है कि आजकल मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है, सही तरह से नींद नहीं आ रही मुझे रातों में। डॉक्टर कहने लगती है कि इस एज में कॉमन है ओवर थिंकिंग, ओवर वर्क प्रेशर। तुम्हारी आंखों को ही देख के पता चलता है कि तुम बहुत दिनों से सही तरह से सोई नहीं। उसके बाद माया कहने लगती है कि डॉक्टर पता नहीं आधी रात को मुझे कुछ अजीब के सपने आते हैं, मैं उनका चेहरा तो देख नहीं पाती, वो लोग मेरे सपने में आकर डराते हैं और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से मुझे देख रहे हैं। डॉक्टर कहने लगती है कि तुमको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, फिक्र मत करो, मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ। सो घर आने के बाद माया अपनी मेडिसिन को खा लेती है, थोड़ा बहुत फ्रेश अप वगैरह होती है, शावर लेती है। इसी दरमियान में माया के लैंडलाइन फोन को एक बंदा कॉल करता है। जब माया उस फोन को रिसीव करती है तो उस तरफ वाला बंदा माया से कहने लगता है, फोन रिसीव करने में इतना लेट क्यों किया? माया पूछने लगती है कि कौन हो तुम? वो बंदा कहने लगता है, मुझे नहीं पहचाना? क्या अकेली रहकर बोर हो चुकी हो, मैं तुम्हें कुछ एंटरटेन करूं? ये सुनने के बाद माया उस बंदे को गालियां देकर उस फोन को काट देती है। दोबारा वो फोन रिंग होने लगता है। माया दोबारा उस फोन को रिसीव करके गालियां स्टार्ट कर देती है, लेकिन इस बार उस तरफ इसकी माँ होती है। माया की माँ कहने लगती है कि मैं हॉस्पिटल जाके आ गई, घर जाके तुमको कॉल करूंगी। और थोड़ी देर बाद दोबारा वो स्ट्रेंजर माया के फोन को कॉल करता है और उसे कहने लगता है
अगली बार जब कपड़े चेंज करोगी दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो। ये सुनने के बाद माया फौरन उस फोन को साइड में रखकर अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है। दोबारा माया उस रिसीवर को अपने कान के पास रखती है और यहाँ पर मैं आपको इन दोनों की कन्वर्सेशन को शॉर्टकट में बता देता हूँ, सुनिए। बात यह है कि माया की एक बहन थी जिसका नाम था अनन्या। अनन्या का बॉयफ्रेंड और हस्बैंड था अमित। मतलब अनन्या और अमित की लव मैरिज हुई थी, लेकिन चोरी चुपके माया भी अमित से प्यार करती थी। एक दिन माया ने अनन्या को ऊपर से धक्का देके उसे मार दिया। इसी दौरान माया के फादर को हार्ट अटैक आया, लेकिन उस वक्त अगर माया चाहती थी तो अपने फादर को बचा सकती थी, लेकिन उस वक्त माया अपने फादर की सही तरह से केयर नहीं की। सो इस तरह से वो स्ट्रेंजर माया पर ब्लेम करने लगता है कि तुमने अपने फादर और अनन्या को मार दिया। तुम अमित से प्यार नहीं करती थी, अनन्या से जलती थी। अब बची तुम्हारी माँ, क्या मैं ये सारी बात तुम्हारी माँ को बता दूं? ये सुनने के बाद माया उस स्ट्रेंजर से गिड़गिड़ा कर रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज मेरी माँ को कुछ भी मत कहो। वो स्ट्रेंजर कहने लगता है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो अभी के अभी तुम सुसाइड कर लो, मैं तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो माया के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। वो फौरन किचन में जाकर चाकू लेकर अपने हाथ की नस काट लेती है, सुसाइड कर लेती है। दूसरे दिन पुलिस वाले माया के घर आते हैं। उस घर की तलाशी लेने पर उस इंस्पेक्टर को ये बात पता चलती है कि माया का घर का जो लैंडलाइन फोन है वो बहुत पहले से ही डेड हो चुका है और ऊपर से उस फोन का कोई कनेक्शन भी नहीं है। और इसी तरह उस इंस्पेक्टर को माया के रिलेटेड कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स भी मिलते हैं। वो पुलिस वाला फौरन माया के डॉक्टर के पास जाता है माया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। सो वो डॉक्टर इस इंस्पेक्टर को बताने लगती है कि इंस्पेक्टर साहब एक्चुअली माया को DID है, डांस इंडिया डांस नहीं, मल्टीपल डिसऑर्डर। माया के अंदर एक से कई सारे कैरेक्टर्स है। माया के डेथ के पीछे यही एक कारण है। माया को उसके पास्ट इवेंट से ही उसको DID हुआ होगा। माया हमेशा अनन्या के बारे में डिस्कस करती रहती थी। वो समझती थी कि अनन्या इससे भी बहुत खूबसूरत है और इसी तरह माया अपने माँ के बारे में भी डिस्कस करती रहती थी। हालांकि माया की माँ की मौत 1 साल पहले हो चुकी है। इस तरह से जब कैमरा जूम आउट होता है तो उस पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं होती। ये सब कुछ इस बंदे का वहम होता है। इस तरह से ये कहानी भी यहाँ पर दी एंड होती है। चैप्टर 4 द स्ट्रेंजर। कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेन से। उस ट्रेन के डिब्बे में 2 लोग बैठे होते हैं, वो भी अपोजिट साइड। राइट वाले बंदे का नाम है मनोज, लेफ्ट वाले बंदे का काशी। मनोज थोड़ा वेल एजुकेटेड पर्सन होता है, लेकिन काशी डिसेंसी से बिहेव ना करते हुए मनोज के साथ बात करने की कोशिश करते रहता है। उसके बारे में पूछते रहता है, उसके फैमिली के बारे में पूछते रहता है, लेकिन मनोज काशी को जवाब ना देते हुए अपना न्यूज़पेपर पढ़ते रहता है। जब मनोज न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, काशी मनोज से ये सवाल करने लगता है कि सर मैं आजकल न्यूज़पेपर्स पढ़ना ही बंद कर दिया। जब भी न्यूज़पेपर ओपन करो एक्सीडेंट, रेप, सुसाइड यही होता है। अच्छा सर, आपने वो वाली न्यूज़ पढ़ी जहाँ पर एक दिन एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था? मनोज कहने लगता है, उसमें स्पेशल क्या है, हर रोज किसी न किसी बंदे का एक्सीडेंट होता ही रहता है। काशी कहने लगता है, नहीं सर, वो एक्सीडेंट नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। उस दिन उस एक्सीडेंट में मेरा बच्चा मारा गया। मैं मेरे बच्चे का हाथ पकड़कर सड़क के किनारे खड़ा रहा, तभी वहाँ से दूर से एक कार आई, मेरे बेटे को कुचल के चली गई और जो एक्सीडेंट करने वाला बंदा था उसने पलट कर भी नहीं देखा। मेरा बच्चा तड़पता रहा। मैंने मेरे बच्चे को फौरन अपने गोदी में लिया। मेरा बच्चा दर्द से तड़प रहा था, उसकी आंखें बाहर आ गई थी। जो एक्सीडेंट करने वाला बंदा था वो चाहता था तो गाड़ी को रोक सकता था, मेरे बच्चे को हॉस्पिटल ले जा सकता था, लेकिन सर वो फौरन वहाँ से चला गया। ऐसा कहते हुए काशी बहुत रोने लगता है। मनोज भी बहुत फील होने लगता है। तभी देखते ही देखते काशी हंसने लगता है। काशी की हंसी देखकर मनोज उसको डांटने लगता है, ये क्या बदतमीजी है, क्या तुम पागल हो चुके हो, इंसान हो या जानवर, ऐसे कौन कहानी बनाता है। तो काशी हंसते हुए मनोज को सॉरी बोलने लगता है और रिलैक्स होने के लिए कहता है। मनोज से कहने लगता है कि एक्चुअली सर मैं एक स्टेज परफॉर्मर हूँ, आज यही सीन मैं स्टेज पर परफॉर्म करने वाला हूँ, उसी की प्रैक्टिस कर रहा था, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए, रिलैक्स हो जाइए आप। उसके बाद काशी अपनी बीवी के बारे में बताने लगता है कि इसकी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है, स्पेशली नॉनवेज, वो तो मास्टर है उसमें। काशी की बीवी ने काशी को एक टिफिन भी देकर भेजा। ऐसा कहते हुए काशी अपने बैग से वो टिफिन बॉक्स निकालता है, धीरे से ओपन करता है। बहुत अच्छी स्मेल आ रही होती है और मनोज को टेस्ट करने के लिए कहता है। मनोज काशी को मना करने लगता है, नहीं चाहिए मुझे। तभी उसी वक्त काशी को एक फोन आता है। शायद ड्रामा कंपनी वाले काशी को कॉल किया। काशी फोन में बताने लगता है, हाँ सर, मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, आप प्लीज स्टेशन के बाहर ही रुकिए, अभी थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकेगी, मैं आऊंगा।
ऐसा कहते हुए काशी अपनी टिफिन बॉक्स को वहीं पर भूल के वो चला जाता है। काशी जाने के बाद मनोज काशी का टिफिन डब्बा अपने हाथ में लेता है, उसको ओपन करता है। बहुत ही अच्छी स्मेल आती रहती है और जब मनोज उसको चखने के लिए पूरा टिफिन बॉक्स ओपन करता है तो उसमें 2 आंखें होती है। इसे देखकर मनोज फौरन उस टिफिन बॉक्स को बंद कर देता है। इसे वॉमिटिंग आने लगती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर मनोज को कॉल करके ये बताने लगता है कि शायद इसकी वाइफ या इसके बच्चे का कत्ल हो चुका है किसी फ्लाईओवर के नीचे और ये प्री प्लान मर्डर है। यह सुनने के बाद मनोज रोने लगता है। तभी उस ट्रेन की डिब्बे में बचे कुछ कैरेक्टर्स भी आके बैठते हैं, मतलब श्याम, वीरेन, वो पुलिस वाला। इस तरह से ये कहानी भी दी एंड होती है। मतलब यहाँ तक वॉल्यूम 1 की स्टोरी है। इसका सेकंड पार्ट जल्द ही आने वाला है। अब ओवरऑल कहानी के बारे में बात करें तो पहले कहानी प्रवीण और श्याम की है। इस कहानी में श्याम इनोसेंट नजर आ रहा था, लेकिन सच बात यही है कि श्याम ही वो सीरियल किलर है। कुछ न कुछ वो बहाना बनाकर लोगों को मारता था उस जंगल में ले जाकर। दूसरी कहानी दिव्या और वीरेन के बारे में बात करें तो वीरेन को कलर ब्लाइंडनेस थी। उसको सिर्फ एक ही कलर नजर आता था और वो है रेड। और उसी तरह वीरेन को कुछ दिमागी बीमारी भी थी। वो अपने पेंटिंग्स को हकीकत बनाने के लिए लोगों को मारता था, प्रकाश की वाइफ को और उसी तरह दिव्या को भी। अब तीसरी कहानी माया के बारे में बात करें तो यहाँ पर यह पता नहीं माया है या तो फिर पुलिस इंस्पेक्टर है। इस बंदे को डीआईडी है। हर एक नई कहानी इसके दिमाग में आती है। उसी कैरेक्टर को ये बंदा फॉलो करते रहता है। अब आखिरी कहानी के बारे में बात करें काशी मनोज की। मनोज ने एक दिन काशी के बच्चे को मार दिया, एक्सीडेंट कर दिया। काशी उसी को फॉलो करता रहा। शायद उसके बच्चे को मार के उसका खाना बना दिया और इनडायरेक्टली काशी मनोज को दे दिया। तो इन चारों कहानी में हम देखा जाए तो ये चारों के चारों मर्डरर्स है। अब दूसरे पार्ट में क्या होगा वो आने के बाद ही पता चलेगा। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।